हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग कंडीशन है वो किस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो देखो, हमारे पास जैसे मान लो हमने ये सर्किट पहले भी देखे हैं। मान लो हमारे पास ओनली प्योर रजिस्टर गिवन है। प्योर रजिस्टर गिवन है तो साइनोसॉइडल के साथ में उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देन ओनली वी आर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी इक्वेशन V इक्वल टू आई आर से हम फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें I की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे हमारे पास आई आर इक्वल टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, जितना यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। तो सिमिलरली इट इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, दिस वी आर इज इक्वल टू आई आर एंड हमें v की वैल्यू हमें पता है वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि एक साइनोसॉइडल वेव के साथ में अपने पास अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी पीक वैल्यू है वो वी एम है, या मैक्सिमम वैल्यू है वो वी एम है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ गई, आई इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो आई की मैक्सिमम वैल्यू है वो वी एम बाई आर होगी, और दोनों सेम फेज में होंगे। दोनों साइन थीटा है तो दोनों सेम फेज में होंगे। बट आई की वैल्यू वी एम बाई आर होगी। अब नॉर्मली क्या होता है सर्किट में, नॉर्मली सर्किट आर इज ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन वन होता है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वी एम से लेस होगी। तो हम यहाँ पे करंट है वो वी से लेस लेते हैं। किसी कंडीशन में अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है, आर की वैल्यू लेस देन वन है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी से हाई हो जाएगी। वी से हाई हो जाएगी तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना देंगे। यहाँ पे वी हो गया एंड यहाँ पे ये फेजर है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो एरो है, जहाँ तक एरो बनाई गई है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या है, v ग्रेटर देन आई है, और यहाँ पे क्या हो गया, v लेस देन आई हो गया। ठीक है, इतने में कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना आप बाद में। सिमिलर मान लो हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, P इंटू आई, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें पता है, तो दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया आई एम वी एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई विथ साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। अब हम फॉर्मूला है अपने पास में, कोस ऑफ टू ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक 1 मिनट डेराइव कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा को, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड में टू आने के बजाय क्या होगा, अपर साइड में टू आएगा, यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब किसी फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है तो उसको सोल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए हम सिंगल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये वन इधर आया तो क्या हो गया, कोस कोस ऑफ टू थीटा माइनस वन इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस। तो वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई, ये टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, वन माइनस टू
1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वी एम आई एम बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी है, इंस्टेंटेनियस पावर की। इट मीन्स इस इक्वेशन से हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई हमारे पास पावर की। अब देखो, अगर एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी कांस्टेंट पार्ट का एवरेज सेम वही कांस्टेंट पार्ट हो जाता है, और जो पार्ट हमारे पास गिवन है और जो फ्लक्चुएट हो रहा है सिमिलर, जैसा y के पर्सपेक्टिव में सेम ही फ्लक्चुएट हो रहा, तो उसका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो हमने इसका तो हो गया 0 और इसका सिमिलर जो है वही वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट हो गई। तो एवरेज पावर क्या हो गया, एवरेज पावर हो गया आई एम वी एम बाई 2। अब देखो, आई एम वी एम को हम रूट टू को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई विथ रूट 2, इसके इक्वल 2 ही आएगा। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आई एम बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस, एंड वी एम बाई रूट 2 को लिख सकते हैं वी आर एम एस। तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू आई। सिमिलर जैसा हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए किया है, वैसा ही किसके लिए होगा, वैसा ही इंडक्टर के लिए होगा, सिमिलर कैपेसिटर के लिए होगा। ठीक है, आर एल आर सी के लिए। अब देखो नेक्स्ट, यह है एल सी। ठीक है, एल सी कंडीशन में क्या होगा, एल सी की कंडीशन में 2 कंडीशंस बनेगी। 2 कंडीशंस कौन कौन सी होगी, 2 कंडीशंस होगी अपने पास में। एक तो अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल है, और दूसरा हो गया, दूसरा अपने पास वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, वी सी या वी एल ग्रेटर देन होगा, अगर अक्सी ग्रेटर देन है, अक्सी ग्रेटर देन है एक्सेल से, इट मीन्स यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर एक्सेल ग्रेटर देन है तो वहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, सिमिलर सी बात है। और अगर अक्सी ज़्यादा है तो वहाँ पे उस जगह पे ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो जो हमारे पास इम्पीडेंस है उसकी वजह से क्या होगा, अपने पास में जो रिएक्टेंस है एक्सी और एक्सेल, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो इम्पीडेंस है उसमें इफेक्ट आएगा फर्स्ट। तो सेकंड, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है उसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। सेकंड होता है एक्सेल इक्वल टू j ओमेगा एल। ठीक है, इससे भी आप कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सी कब ग्रेटर देन होगा, एक्सी ग्रेटर देन होगा इफ एक्सी इज ग्रेटर देन बाई एक्सेल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/j ओमेगा सी इज ग्रेटर देन फ्रॉम j ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी लेस देन फ्रॉम 1। अगर पूरी इक्वेशन से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होगा तो क्या बनेगा, जैसे ही साइन चेंज होगा हमारे पास, देन ओमेगा स्क्वायर एल ऑफ सी ग्रेटर इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1। यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। अब देखो, ओमेगा की वैल्यू अगर 1/√LC से ग्रेटर देन होगी तो क्या हो गया, तब तो हो गया हमारे पास एक्सी इज ग्रेटर देन। अगर ये लेस देन हुआ तो क्या होगा, एक्सेल इज ग्रेटर देन। और अगर इक्वल टू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक्सी इक्वल टू एक्सेल हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एक्सी माइनस एक्सेल 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस सर्किट का Z इक्वल टू
जीरो हो जाएगा। जेड इक्वल टू जीरो हुआ तो अपने पास में कोई इक्वेशन नहीं आएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी करंट की वैल्यू शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया केस फर्स्ट, जब वीसी हम ग्रेटर देन वीएल ले। ठीक, सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस हो गया वीएल ग्रेटर देन वीसी ले रहे। अब इनकी कैलकुलेशन है, इनकी कैलकुलेशन में क्या होगा? अगर वीसी ग्रेटर देन है देन वीसी माइनस वीएल इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर इन प्योर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो, प्योर कैपेसिटर अगर गिवन होता तब क्या होती? करंट से वोल्टेज है वो करंट है वो लीड करती है वोल्टेज से। सिमिलरली इंडक्टर जब हाई होगा तब क्या होगा? तब इंडक्टर हाई होने पे लेग करती है वोल्टेज से। सेम वही चीज यहाँ पे है, V इक्वल टू अंडर रूट वी सी माइनस वी एल। यही तो होता है जब हमारे पास देखो Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन में यहाँ पे क्या है? सिमिलर, इसी से टोटल वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप एट आर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट एक्सी माइनस का स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्सएल का होल स्क्वायर। यही चीज होती है, ये चीज होती है। तो यहाँ पे सिमिलर वही इक्वेशन लिखी हुई है, इसको स्क्वायर को हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। जीरो है तो इसकी जगह हमने जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, वी ऑफ एक्सी माइनस वी ऑफ एक्सएल का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या गिवन है? एक्सी इज ग्रेटर देन गिवन है एक्सएल से। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो एक्सी की मैंने वैल्यू बताई थी, क्या होती है? 1/j⍵c। बट यहाँ पे j⍵c पुट करने से क्या है? कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, तो हम डायरेक्ट एक्सी रख देंगे। एक्सी सिमिलर वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारे नॉर्मली रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, ये अपने पास रिएक्टेंस हो जाता है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। चार्जेस के फ्लो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन वोल्टेज की अपने पास आ गई, ये इक्वेशन आ गई एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। रुको, ये इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगी, ये बनेगी V इक्वल टू आई ऑफ एक्स ऑफ सी माइनस आई ऑफ एक्स ऑफ एल का होल स्क्वायर। चेंज कर लेना, इसमें करेक्शन कर लेना है ना। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन गया। इसका होल स्क्वायर बनने से जैसे ही हम आई को बाहर निकालेंगे तो आई आउटसाइड आ जाएगी एंड इसका हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अब देखो आई इक्वल टू क्या हुआ? आई ऑफ एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है। रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है तो या तो माइनस 90 डिग्री होगा या फिर प्लस 90 होगा। वो माइनस और प्लस किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपके पास में वोल्टेज हाई है, अगर वोल्टेज हाई है तो करंट क्या करेगा? नहीं, एक्सी हाई है तो करंट क्या करेगा? लीड करेगा, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर लेग करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। सिमिलर अगर हम करंट को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, अगर करंट को कांस्टेंट मानते हैं तो VL क्या होगा? अपर साइड होगा एंड VC क्या होगा? डाउन साइड होगा। कैसे? यहाँ पे देखो करंट इससे आगे है और यहाँ पे देखो करंट वोल्टेज से पीछे है, तो ये तो हो गया L और ये हो गया C। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? V ऑफ C इज ग्रेटर देन इधर ज़्यादा वैल्यू होगी, इधर ज़्यादा वैल्यू है
तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वी सी माइनस वी ऑफ एल, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी क्योंकि वी सी है वो हाई वैल्यू है, तो वी सी की तरफ डायरेक्शन आएगी एंड इसकी वैल्यू हो गई वी सी माइनस वी एल। अब देखो वी सी माइनस वी एल क्या होगा, लीड करेगा आई से, क्योंकि कैपेसिटी वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे हो गया अपने पास में प्लस 90। ये पता चल गया प्लस 90 कैसे आता है, ठीक है। सिमिलर टाइप से अगर या तो फेज एंगल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से। सिमिलर अपने पास सेकंड केस है, सेकंड केस में अगर कोई डाउट आए तो मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में कि रेजोनेंस क्या है। मान लो हमारे पास आर एल एंड सी, तीन कंपोनेंट गिवन है आर एल सी। तीनों कंपोनेंट आर एल सी अगर अक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाए तो ओनली क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऊपर वाले दो सर्किट आपको बताए थे कि कैसे सोल्व करना। यहाँ पे क्या हो गया, वी आर इक्वल टू ओनली वी आर ही एक्टिव रहेगा, क्योंकि वी सी माइनस वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है कि एक्सी अगर एक्सएल के इक्वल हो गया, इस इक्वेशन से क्या आया, एक्सी इस इक्वेशन से हमारे पास आया कि एक्सी है वो एक्सएल के क्या है, इक्वल है। सिमिलरली इस इक्वेशन से क्या आएगा, वीसी है वो क्या होगा, वीएल के इक्वल हो जाएगा एंड देन टोटल जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर के इक्वल हो जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होगा, आई बाई जेड, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड होता है। अभी बताया था कि जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आर हो जाती है इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। और ये किस इक्वेशन में आ रहा था, ये उस इक्वेशन में आ रहा था जिसमें ओनली प्योर रजिस्टर था, प्योर रजिस्टिव लोड में ये वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो रही थी, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास एक्सी इक्वल टू एक्सएल है, एक्सी इक्वल टू एक्सएल है, देन जैसे मैंने बताया जे ओमेगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। इस इक्वेशन से क्या आएगा, इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट होगा कि ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एल ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन एल ऑफ सी, ठीक है। ये देखो डेरिवेशन हम आगे करेंगे इसका। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो गया, पहले इसमें गिवन है कि अगर एक्सएल है वो एक्सी से ग्रेटर देन हो जाए तो क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी लेंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, रेजोनेटिंग कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो हो गया। तो जीरो होने पे क्या होगा, जीरो होने पे ये दोनों जीरो का लाइन, ये पूरा पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। ये पार्ट अगर पूरा जीरो हो रहा है इट मीन्स एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। जीरो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी कर देंगे। इससे क्या होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। इस ओमेगा नोट को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस डेवलप होता है। क्यों, किसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस क्यों डेवलप होगा, क्योंकि देखो एल सी इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे, एक्सएल की वैल्यू। सिमिलरली एक्सी की वैल्यू भी क्या होगी, किसी न किसी
अपने पास में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होगी। इस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू इक्वल होते ही क्या हो जाएगा, ओनली प्योर रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। इस लोड के लिए क्या होगा, इस लोड के लिए अपने पास में कोई भी एक्सएल एंड एक्ससी दोनों का जो रिएक्टेंस है वो वर्क नहीं करेगा। जो वर्क नहीं करेगा तो अपने पास में जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें फाइंड आउट करना था उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने पास आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √LC। अब हम लिख सकते हैं कि 2πf इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा तो ओमेगा नॉट है तो हमने एफ नॉट लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया 1/√LC। तो अपने पास हो गया एफ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2π√LC। इन 2π को डिवाइड कर दिया इस तरह, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर आपको फाइंड आउट करना हो, फिर भी आपको जैसे फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्सएल एंड एक्ससी की वैल्यू गिवन है, एल एंड सी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब हम फाइंड आउट करेंगे कि एल एंड सी क्या होता है। देखो एल है एंड हमारे पास सी है, तो इसको हमें इस टाइप से बनाना है √L ऑफ सी को 1 डिवाइडेड बाई √LC को, कि हमारे पास एक्सी एंड एक्सएल बन जाए। तो एल की जगह एक्सएल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ऊपर नीचे ओमेगा नीट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो ओमेगा डिवाइडेड बाई √ओमेगा_L, ठीक है, ऊपर भी √ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया एक्सएल। अब देखो सी है, तो सी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, 1/j⍵c होता है, तो हम इसको अलग रख लेते हैं। हम इसको अलग कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ओनली सी। अब हमें पता है कि 1/ω⍵c इक्वल टू क्या होता है, एक्सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/ω से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू एक्सी √एक्सी हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया एक्सएल, तो ये हो गया एक्स ऑफ एल। ऊपर ओमेगा है तो ओमेगा कितना हो गया 2πf, हमारे पास पहले से गिवन है 1/2π, तो ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो ये हो गया f। तो f √एक्सी बाई एक्सएल, ये क्या हो गया, अगर हमें हर्ट्ज में फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सएल एंड एक्सी गिवन है, ओनली एल एंड सी गिवन है तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी एक्सी एंड एक्सएल गिवन है तो हम इस इक्वेशन से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें हर्ट्ज में पूछा है तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे, और अगर रेडियन सेकेंड में पूछा है तो ओमेगा नॉट डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 1/2π से डिवाइड नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है और रेजोनेंस क्या होता है। आगे से इतना आप क्लियर करके आना, तभी हम नेक्स्ट में बढ़ पाएंगे कि आगे रेजोनेंस में करंट कितनी होती है, अपने पास में पावर कितनी होगी, या फिर जो किस तरह से फ्रीक्वेंसी वर्क करेगी, बैंडविड्थ, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।